मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे खूबसूरत अपने प्यारे चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को, गौर कीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए पूरे साल का पूरा सिलेबस जो कोर्स में आ रहा है, जो कोर्स में प्रोवाइडेड है, जो सिलेबस में प्रोवाइडेड है। आज फिजिक्स में क्लास 12th में हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर्स में एक बहुत अच्छा सेगमेंट। हमने लास्ट में भूमिका बनाकर छोड़ी थी कि अगर क्लोज लूप हो जाए और उसमें कोई करंट बह रहा हो और वो क्लोज लूप का करंट कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ऐसे कॉइल पर किसी प्रकार का नेट फोर्स नहीं लगता, लेकिन टॉर्क जरूर लगता है। तो आज ऐसे ही टॉर्क की कहानी शुरू होती है, लेकिन टॉर्क को सीखने से पहले हमें मैग्नेट में बहुत ही सुपर कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक मोमेंट जानना पड़ेगा कि आखिर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, क्योंकि टॉर्क में इसका ही सारा खेल है। टॉर्क की पूरी चाबी इसी के हाथ में है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट जानते हैं क्या होता है। आओ देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। मान लो तुम्हारे पास कोई कॉइल है ऐसे, और इस कॉइल में तुमने इस तरह से करंट फ्लो कराया, ये करंट आई, ये सेंटर और सेंटर से कुछ ना कुछ इसकी रेडियस, हम इस रेडियस को आर बोल देते हैं। अब मैं अगर इसका एरिया लिखूं तो एरिया की वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर एक टर्म मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन किया जाता है, दैट इज आई इंटू ए। क्या किया जाता है? आई इंटू ए। और खास बात क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वैसे ही आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट है जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ के आए हैं, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं इसको। एग्जैक्टली वही चीज, वेक्टर क्वांटिटी है, जवाब है। यूनिट क्या बनेगी? यूनिट बनेगी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। करंट इंटू एरिया है तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब बात आती है सर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन के लिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि आप करंट को कॉइल में घूमता हुआ देखिए। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? जवाब है हाँ। जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है कॉइल में, उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर लीजिए। तो आपने अपने फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल कर लिया, तो जो थंब आ रहा है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड द बोर्ड आ रहा है, यानी जो स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, जो ब्लैक बोर्ड आपके सामने है, इससे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई। अच्छा, अगर ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है तो जरा बताओ कि अगर मेरा ऐसे कॉइल होता, ये रेडियस आर होता और इस प्रकार से मेरा करंट घूम रहा होता क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता? तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता I इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। बेसिकली एरिया से मतलब शेप बदलेगी, एरिया बदलेगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकलेगी? करंट घूम रहा है क्लॉकवाइज तो फिंगर को कर्ल करें क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कर्ल करने पर थंब कहां जा रहा है? अंदर। तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बेटा अंदर की दिशा में चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ये तो आप करंट के घूमने के हिसाब से बता पाएंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट कहां रहने वाला है। ये मैग्नेटिक मोमेंट है। आप इस बात को जरूर समझिएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होने से फील्ड क्रिएट करने की स्ट्रेंथ किसी मैग्नेट की बहुत बढ़ जाती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके इंटरेक्शन की ताकत बढ़ जाती है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये कॉइल, ये लूप मैग्नेटिक फील्ड से उतना ज्यादा इंटरैक्ट करेगा, यानी उतनी ज्यादा फोर्स, उतना ज्यादा टॉर्क या जो भी एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात। अब देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये कॉइल है, कॉइल में कुछ इस प्रकार से आपके लिए करंट घुमा दिया है। करंट जब ऐसे घुमा दिया है तो गौर से देखिए, आपने करंट की दिशा में हाथ को घुमा दिया, करंट की दिशा में हाथ को घुमाया तो थंब कहां आया? ऊपर। और जहां आया थंब वहीं आई मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करेंगे अपने फिजिक्स में, लेकिन इसका स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो कैपिटल M ना होकर ये सही मानों में म्यू है, पर हमारे सिलेबस में हम इसे म्यू ना लेकर कैपिटल M ही डिनोट करेंगे और इसी से काम चलाएंगे। आप एचसी वर्मा बुक देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में म्यू ही दिया हुआ है। केमिस्ट्री में भी जब हम पढ़कर आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहां भी डाइपोल मोमेंट के तौर पे हम लोग ये म्यू ही टर्म पढ़ते हैं। डाइपोल मोमेंट चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक हो, म्यू ही पढ़ा जाता है। खैर, हम M लेके चलेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैग्नेटिक मोमेंट। चलो भाई, इसकी बजाय अगर इस तरह का कोई ड्रामा होता तो क्या हो जाता? तो कुछ खास नहीं होता, बस आपको बताना पड़ता कि इनकी साइड्स क्या है। हमने कहा कि ये साइड A है
और ये साइड B है, जानबूझकर ऐसा कुछ बोला गया। तो इसमें करंट इस तरह से घूम रहा है, मान लीजिए क्लॉकवाइज, और जब भी करंट घूमेगा क्लॉकवाइज तो आप इसमें घुमाएंगे उंगलियों को क्लॉकवाइज, जैसे ही घुमाएंगे क्लॉकवाइज वैसे ही जाएगी उंगलियां अंदर, तो मैग्नेटिक मोमेंट तय बात हो गई कि कहां आ रहा है, अंदर। करंट कितना है मेरे बच्चे, करंट है I, और फिर मैं कहूंगा मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो आप कहेंगे I इंटू ए, और I इंटू ए की जगह लिखेंगे I इंटू ए बी, क्योंकि एरिया कितना है, ए बी। बहुत अच्छी बात। आप देखिए इस तरह का कुछ, मैंने यहां पर साइड दे रखी है A, और ये जो हाइट है ये दे रखी है बेटा आपकी H, इस तरह से, और इसमें कुछ करंट ऐसे जा रहा है I, और मैं ये भी कह रहा हूं कि इसमें एक टर्न नहीं, कैपिटल N टर्न्स है, मतलब ये एक कॉइल जो बनाई वो एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी कॉइल्स बार बार आपस में बाउंड अप कर रखी हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। सबसे पहले डायरेक्शन पे बात करते हैं, क्या क्लॉकवाइज घूम रहा है, जवाब है क्लॉकवाइज घूमेगा, उंगली ऐसे घूमेगी, थंब अंदर जाएगा, थंब अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर इनवर्ट द बोर्ड हो जाएगी। अब बेटा आप मैग्नेटिक मोमेंट की जो मैग्नीट्यूड है उस पर चर्चा करें, तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है I इंटू ए, पर ये तो एक कॉइल के लिए, जब एक टर्न हो, हमारे पास तो बहुत सारे टर्न्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, I इंटू ए की जगह लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट इंटू एम, ये बन गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड। बड़ा आसान है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ आना चाहिए। ध्यान रखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट वो क्वांटिटी है जो डिसाइड करती है कि कितने स्ट्रेंथ से ये मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, कॉइल इंटरेक्ट करेगी, ये मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के और सवाल देखिए। आपके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कई बार ऐसे दिया होता है, हाफ कॉइल और यहां पर घुमा दिया करंट, और यहां पीछे से करंट आ रहा है और यहां आगे से करंट जा रहा है, और कह रहा है कि इस कॉइल का जरा मुझे बताओ कि क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट। अब बात यह है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट टर्म डिफाइन हो रहा है वो कॉइल के लिए हो रहा है, क्लोज्ड कॉइल के लिए हो रहा है, तो कॉइल कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड। क्या हमारे पास क्लोज्ड कॉइल है, तो जवाब है नहीं, नहीं हमारे पास क्लोज्ड कॉइल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेट डिस्कस किया है। ऐसे समय पे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स इकट्ठा करते हैं। हम एक करंट एलिमेंट एज्यूम करते हैं यहां पर, और एक करंट एलिमेंट एज्यूम करते हैं यहां पर। विशेष ध्यान दीजिए कि हमने आई करंट यहां माना और आई करंट यहां माना, क्योंकि आई करंट ही ऊपर था। आप मुझे बताइए, आपने एक डायरेक्शन पॉजिटिवली और वहां पे करंट मान लिया, और एक डायरेक्शन नेगेटिवली और वहां पे करंट मान लिया, तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या आपने कोई करंट इंट्रोड्यूस किया, जवाब है नहीं। क्या कुछ हटाया, जवाब है नहीं। लेकिन अगर आप इस कॉइल से इस प्लस आई वाले करंट को देखेंगे तो एक हाफ रिंग डेवलप हो जाएगी। तो आप सिर्फ इतने पोर्शन का, मैं क्योंकि इस पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, इस पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, इस पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, तीन चीजों को छुपा रहा हूं, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बता रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर ऐसा सिस्टम बनाकर इसे ही मान लिया जाए, इसे लिया गया तो ये पूरा क्लोज कॉइल बन गया घूमता हुआ, माइनस आई को जब लेंगे तो क्लॉकवाइज घूमता हुआ बन जाएगा। तो यहां का जो मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा वो निकलेगा पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया था उसका आधा ले लिया इनटू ए, इस तरह से। तो कई बार ऐसे सवाल आते हैं जहां पर हमारे पास कॉइल पूरी नहीं होती, आधी होती है, तो आधी कॉइल के सवाल ऐसे बनते हैं। आपके लिए एक सवाल बनाते हैं बढ़िया सा, देखो हमने यहां पर और यहाँ पर एक्स वाई जी एक्सेस लेनी। ये बच्चे एक्स एक्सेस है, ऊपर वाली बेटा वाई एक्सेस है, और ये जो है वो जेड एक्सेस है। यहाँ पर हमने एक कॉइल बनाई हुई है, इस तरह से, ये कॉइल है। अब इस कॉइल में आप देखें तो यहां यहां, 'यहां, 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 '
और मैं आपके लिए जो वैल्यूज दे रहा हूं साइड्स की वो है A और ये साइड B मान लेते हैं। उसी प्रकार से आप देखें ये साइड बेटा A है और ये साइड बेटा B है। शायद किताब थी वो खोल दी गई, एक y एक्स एक्सिस में और एक z एक्स एक्सिस में, इस तरह से वो खोल दी गई। तो एक पेज आपको ऊपर दिख रहा है, एक यहाँ जमीन पे दिख रहा है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो I दिया गया है। तो बताइए कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ऐसे सवाल में आपको दिख रहा है कि यार तो एक कॉइल है, क्लोज्ड भी है, दुनिया ठीक चल रही है, लेकिन वो कॉइल का प्लेन बदल गया है, एक xz प्लेन में और एक yz प्लेन में। तो जब एक प्लेन में नहीं है तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर भी अलग अलग दिशाओं में आएगा। तो क्यों ना इसमें वही कॉन्सेप्ट जो अभी 2 मिनट पहले आपको बताया वो अप्लाई करिए। ऐसे करंट मानिए और सुपरपोज करता हुआ इसी लोकेशन में मैं थोड़ा ऊपर नीचे बनाऊंगा ताकि अलग अलग दिखे। करंट मानिए आई करंट क्लॉकवाइज, आई करंट एंटी क्लॉकवाइज। क्या मैंने कोई करंट इंट्रोड्यूस किया? जवाब है नहीं। जितना लेफ्ट में होता है राइट में, तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो जीरो हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहूं कि नीचे वाले करंट को नीचे वाले कॉइल के साथ सोचो और ऊपर वाले करंट को ऊपर वाले कॉइल के साथ सोचो, तो क्या तुम्हें ये समझ आया कि ऊपर वाला कॉइल भी मेंटेन हो गया? हाँ, कंप्लीट हो गया। नीचे वाला भी कंप्लीट हो गया? जवाब है हाँ, कंप्लीट हो गया। अगर ये कॉइल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऊपर वाले कॉइल का अलग मैग्नेटिक मोमेंट, नीचे वाले का अलग मैग्नेटिक मोमेंट, और बस उसका आंसर। तो चलो ऊपर वाले का मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं। आपके लिए ऊपर वाले आदमी का मैग्नेटिक मोमेंट m आएगा I इंटू ए बी, और नीचे वाले कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? ये भी आएगा I इंटू ए बी। अच्छा, अब गौर से देखना कि कॉइल में देखोगे तो करंट कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो थंब कहां गया? अंदर। अंदर का मतलब z की नेगेटिव डायरेक्शन, अंदर जाता हुआ प्लेन के। तो फिर ये जो वेक्टर है ये माइनस के गैप में। और अगर इसे देखें तो ये xz प्लेन में यानी जमीन पर है, और जमीन पर इस पे इस प्रकार से ऊपर से देखते हुए क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है। तो जब क्लॉकवाइज करंट घूमेगा ऊपर से देखने पे कहां आएगा? नीचे। और अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है इस प्रकार से नीचे, यानी कि ये डायरेक्शन तो माइनस जे कैप है, तो हम लिख रहे हैं यहां पर माइनस जे कैप। और फिर अगर आपसे कोई कहे कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बेटा कमेंट करिए, तो आप कहेंगे आई ए बी कॉमन ले लिया गया, माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। और ये सुंदर प्यारा अच्छा सवाल है जो आपके पेपर में आ सकता है, और वो बढ़िया भी, कॉन्सेप्चुअल भी। इस तरह से कभी भी कोई कॉइल हो जो कंप्लीट हो, क्लोज्ड है, लेकिन उसको मोड़ दिया गया है और उसका प्लेन चेंज कर दिया गया है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे कॉइल में किया ये जाएगा कि जहां पर भी उसका प्लेन चेंज हो रहा है, वहीं पर आप दो करंट एलिमेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए, तो एक कॉइल कंप्लीट होगा किसी प्लेन में, एक कॉइल कंप्लीट होगा किसी प्लेन में, तो एक प्लेन का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे प्लेन का मैग्नेटिक मोमेंट जोड़ दीजिए, उनको बात बन जाएगी। आसान सवाल है और काम का है। टॉर्क की बातें करते हैं क्योंकि वही करने आए थे। अब मैं आपको एक कॉइल बना कर देता हूं, देखना बेटा। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से, ऐसा कॉइल बना के देता हूं। इस कॉइल का अगर आप बेटे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखोगे तो वो ऐसे आने वाली है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस तरह से। और करंट जो है वो हमने ऐसे मान रखा है। अब करंट ऐसे मानोगे तो लॉजिकली थंब बाहर की तरफ ही आएगा, वैसे। और करंट की वैल्यू आई है। मैंने n टर्म्स भी मान रखे हैं, और B फील्ड देखो मैंने कांस्टेंट बनाई है क्योंकि इक्विडिस्टेंट और पैरेलल टू ईच अदर टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है। और ये रहा आपका मैग्नेटिक मोमेंट। मैं थोड़ी थोड़ी बातें करता हूँ, गौर से देखो। ये वो साइड है एक, ठीक है ना? इसमें करंट इधर जा रहा है, B फील्ड इधर है, फोर्स बाहर आ रही है, तो इस पर फोर्स जो आएगी वो बाहर की तरफ आएगी। इस पर चर्चा करें, करंट ऊपर जा रहा है, B फील्ड इधर, फोर्स अंदर है, तो इस साइड पर फोर्स अंदर की तरफ आ रही है। इस पर चर्चा करें तो ये करंट थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसे, क्योंकि कॉइल जो है थोड़ी टेढ़ी दिखाई दे रही, तो ऐसे।
और बी फील्ड राइट में, तो उंगली घुमाओगे तो ऊपर की तरफ फोर्स आएगी, इस साइड पर ऊपर की तरफ आ रही है। और नीचे देखो तो करंट जो है वो अंदर की तरफ है, उंगलियां नहीं घूम सकती बी फील्ड की तरफ, ऐसे कर लीजिए, ऐसे जा रहा है करंट थोड़ा सा टेढ़ा होकर के इंक्लाइन टू प्लेन, और उसके बाद बी फील्ड जो है वो राइट में ही, उधर मोड़ लीजिए, थंब आएगा नीचे। आप पाएंगे जो ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, काम खत्म हो जाएगा, और ये बाहर और अंदर वाली फोर्स मिलाकर नेट फोर्स बेटे जीरो हो जाएगी। जितनी फोर्स बाहर ILB sin थीटा, उतनी फोर्स अंदर ILB sin थीटा। तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमारी ये जो कॉइल है ये घूम जाएगी किसी ओमेगा से। आप पार्क गए होंगे, बीच में एक रॉड लगी होगी, उस पे गेट फंसा होगा, एक साइड से अंदर फोर्स लगाई, दूसरे साइड से बाहर, गेट चलता नहीं है मगर घूम जाता है, यही हमारे गेट का कांसेप्ट है। तो आप देखें कि जितना फोर्स बाहर लगाया उतना ही फोर्स अंदर लगाया, ट्रांसलेट नहीं करेगा, चलेगा नहीं, लेकिन अपनी एक्सिस पे घूम जाएगा, और घूमेगा तो हम कहेंगे कॉइल पे टॉर्क आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, बी फील्ड कैसी है वो देखिए गौर से। बी फील्ड पे अगर आप फोकस करें तो बी फील्ड ऐसी, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हम लिख चुके हैं, तो ये है उसके बीच एंगल थीटा। अच्छा, अब बहुत ही गौर से देखने वाली बात है कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है, अच्छा देखो गौर से, तो ये फोर्स जो बाहर आ रही है और ये फोर्स जो अंदर जा रही है, ये दोनों फोर्सेस मिलाकर बन तो कपल रहा है, क्योंकि ILB sin थीटा जो लगेगा फोर्स तो बराबर है, ऑपोजिट डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स, तो उसे कपल कहते हैं। तो ये कपल, ये A साइड रही और मेरे बच्चों ये B साइड रही, A और B रेक्टेंगल मैंने मान लिया है, A और B साइड, ठीक है, अच्छी बात है, A और B साइड। तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले तो एक साइड पर फोर्स लिखी जाए, B थोड़ा साफ कर लेते हैं, B नहीं लगा था, तो मैं आपको टॉर्क से पहले फोर्स लिखकर बताता हूं। एक साइड पे जो फोर्स होगी उसका फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। आपके दिमाग में आना चाहिए करंट तो बेटा करंट है, लेंथ कितनी है, तो तुम कहोगे कि लेंथ है A इंटू B, ठीक है ना, और ये जो B फील्ड और करंट के बीच एंगल है वो कितना है, वो तो सर 90, तो sin थीटा खत्म, IAB हो गई फोर्स, ठीक। अच्छा, टॉर्क ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं कपल के टॉर्क का फॉर्मूला लगाता हूं, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द टू फोर्सेस इनटू sin थीटा। मतलब परपेंडिकुलर सेपरेशन का मतलब ये हो कि sin थीटा के साथ लिया जा रहा है, r sin थीटा, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन। अब ध्यान देना बेटा, आपके पास जैसे मैं एक रजिस्टर ले लेता हूं, उससे समझाता हूं। देखो ये कॉइल है आपके पास, ठीक है। अब ये कॉइल ऐसे नहीं, ये कॉइल थोड़ा सा टेढ़ा है, इस तरह से टेढ़ा होने की वजह से ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कॉइल घूमने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक मोमेंट शिफ्ट हो गया, ठीक। ये दोनों की दूरी b, ये वाली साइड देखो, ऊपर वाली साइड b है, दिख रही है b, ये दूरी b। एक फोर्स बाहर है और यहां से एक फोर्स अंदर है, क्लियर है मेरी बात, एक फोर्स बाहर और एक फोर्स अंदर, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है वो b के बराबर नहीं। तुम देखो फोर्स, मैं यहां से दिखाता हूं, देखो ऐसे, ये दिख रहा है ऐसे टेढ़ा से, एक फोर्स बाहर और एक फोर्स अंदर, तो तुम इन दोनों को बढ़ाओ और बढ़ाकर एक डालो परपेंडिकुलर, ऐसे टेढ़े से यहां से परपेंडिकुलर डालो, तो जो परपेंडिकुलर डालोगे वो b sin थीटा के बराबर आएगा, b नहीं आएगा। तो इसी ज्योमेट्री में मैं अलग से बना के दिखाता हूं, देखना, तो ये समझ आएगा तुम्हें। इस तरह से ये आ रही है बाहर फोर्स और ये जा रही है अंदर फोर्स, और इनके बीच ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन तो ऐसे होगा। तो आपको इस लाइन के, मैं जरा ये लाइन बना दूं, इस ये लाइन और ये लाइन, इन पर डालना है ऐसा परपेंडिकुलर, समझ पा रहे हो, ये डालना है परपेंडिकुलर। अब देखो बेटा, ये साइड है B और तुम्हें डालना है ऐसा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, बात पल्ले पड़ रही है, जवाब है हाँ, पल्ले से पड़ रही है। और ये एंगल घुमा है थीटा, तो कॉमन सेंस है कि ये रहा परपेंडिकुलर, तो ये है बेटा B sin थीटा। इस तरह से परपेंडिकुलर लेना है इनके बीच।
तो फिर वो एफ आर साइन थीटा की जगह जो टॉर्क ऑफ कपल है वो हमें लिख देना चाहिए टॉर्क ऑफ कपल इक्वल टू एफ इंटू बी साइन थीटा। फोर्स हम लिख चुके हैं ऊपर, दैट इज आई ए बी, और उसके बाद बी साइन थीटा हमने वो लिख लिया। अब आई और बी को बेटा अलग कर लो, तो ये बन गया बेटा ए बी साइन थीटा। ए बी तो हमारे कॉइल का एरिया हुआ करता था, तो उसे एरिया लिख लीजिए आई ए बी साइन थीटा। हाँ, तो तुरंत सीखने लग जाएंगे कि आई इंटू ए तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इंटू साइन थीटा। बात तो सही है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया m क्रॉस b, टॉर्क ऑन लूप का फॉर्मूला बन गया m क्रॉस b। ये प्यारा फॉर्मूला है, m क्रॉस b इज द फॉर्मूला जो बात बन रही है। ये फॉर्मूला बहुत खूबसूरत है। अगर आप इस m क्रॉस b फॉर्मूले को और खोलेंगे तो आप पाएंगे कि फॉर्मूला m क्रॉस b वेक्टर्स में है। आप चाहे तो स्केलर में लिखें तो mb sin थीटा लिखें, और आप इसे खोल लें तो आप लिखेंगे आई ए बी साइन थीटा। अगर एक लूप है और अगर बहुत सारे लूप्स हो तो जितने लूप्स हैं उतने नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एन आई ए बी साइन थीटा बन जाएगा। वो नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लिकेशन नथिंग स्पेशल, लेकिन हाँ ये परपेंडिकुलर दूरी वाला केस आपको जरूर पता होना चाहिए कि अब जो प्लेन था वो ऐसा परपेंडिकुलर ना हो के टेढ़ा हो गया है, तो एक फोर्स बाहर एक फोर्स अंदर, तो उनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी जो है वो एक्चुअली b sin थीटा है। तो b sin थीटा टॉर्क के फॉर्मूले में रहते ही m क्रॉस b mb sin थीटा हमारा फॉर्मूला बन जाता है। एंड दिस इज आवर एजेंडा फॉर टुडे कि हम आपको टॉर्क का कांसेप्ट दें और टॉर्क का कांसेप्ट दिमाग में रखेंगे कि mb sin थीटा रहता है। दूसरी खास बात क्या है mb sin थीटा के साथ कि आप देखेंगे कि थीटा की वैल्यू जैसे ही 0 या 180 डिग्रीज हो जाती है, sin थीटा 0 हो जाता है तो टॉर्क भी 0 हो जाता है। यानी जैसे ही हमारा एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के अलोंग आएगा टॉर्क खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि थीटा 90 डिग्री नजर आए तो वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू आपको +1 नजर आती है। अरे ये तो मैक्सिमम होती है, तो टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो NIAB होगी, साइन थीटा की वैल्यू 1। यानी जब मेरी एरिया वेक्टर, सरफेस मत समझना, मैं एरिया वेक्टर से एंगल लिख रहा हूं, सारा सरफेस से नहीं लिख रहा हूं, तो अगर मेरा एरिया वेक्टर बी फील्ड के अलोंग है या ऑपोजिट है तो टॉर्क 0, और अगर बी फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया है तो हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सरफेस से एंगल नहीं लिया गया है, एरिया वेक्टर से लिया गया है। तो ये केसेस अगर आपको याद है, ये डायग्राम आपको याद है, ये डायग्राम परपेंडिकुलर का बनाकर आप ये 4 लाइनें लिख देते हैं, 4 नंबर का टॉर्क का कांसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, पेपर में बात बन जाएगी। चलिए आज का एजेंडा कंप्लीट होता है। हमने जो कहा था वो कंप्लीट किया। आज का टारगेट था टॉर्क कंप्लीट करने का। अगला लेक्चर जो होगा वो होगा, घूम फिर कर हम पहुंच जाएंगे गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर खत्म करने के बाद ये यूनिट यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, हम EMI में जंप कर जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर छोड़ते हैं, कंप्लीट हो गया है। अब गैल्वेनोमीटर की कहानी लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।